उस खतरे की सत्यवचन की जो बड़ी ही तेजी से हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा है। खतरा आकार भले ही हिंदुस्तान की सीमा से कोसों दूर अफगानिस्तान में ले रहा है, लेकिन उसके दुष्प्रभाव से हिंदुस्तान भी अछूता नहीं रहने वाला। जी हां, हम बात कर रहे हैं तालिबान की, जो बड़ी ही तेजी से अफगानिस्तान को अपने आगोश में लेता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में अफगान सेना के प्रमुख हैं जनरल वली मोहम्मद अहमदजई। वो अगले हफ्ते 27 जुलाई को भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। उनकी एनएसए अजीत डोभाल और सेना प्रमुख नरवणे से मुलाकात होनी है। ऐसे में अब सबकी नजर इसी पर है कि अब तालिबान से निपटने की अगली रणनीति क्या होगी, वो भी तब जब वो मुल्क बर्बादी की कगार पर खड़ा है और अमेरिका ने अपनी सेना वहां से वापस बुलाकर अफगानिस्तान को बिल्कुल अनाथ कर दिया। एक मुल्क जो अपने आप में बेशुमार खूबसूरती समेटे हुए है। एक मुल्क जो हिंदू कुश की पहाड़ियों को अपने बदन से लपेटे हुए है। जिसके एक छोर पर रेगिस्तान उसकी पहचान है। दूसरे छोर पर बर्फ से लदी पहाड़ियां उसकी जान है। वो मुल्क जो अपने आप में नायाब है। पत्थर से टकराता पानी और पानी से निकलती आवाज जहां की साज है। जहां काबुल भी है, जहां कंधार भी है, जो अपने आप में एक खूबसूरत संसार भी है, बस शांति के लिए परेशान है। ये अफगानिस्तान है। अजी हां, ये खूबसूरत सा देश अफगानिस्तान है। वो अफगानिस्तान जो उड़ना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है, जो बढ़ना चाहता है, शांति के शक्तिपुंज पर चलना चाहता है। मगर कुछ नहीं कर पा रहा पिछले 50 सालों से, क्योंकि इसी मुल्क की सरजमीन पर फन फैलाता तालिबान भी है। और दोनों ही तस्वीरों को आमने सामने रख कर देखेंगे तो समझ आएगा कि एक वो अफगानिस्तान है जो बेइंतहा खूबसूरत है और जिसे दुनिया जानती ही नहीं, और एक वो तालिबानी अफगानिस्तान है जो हद से ज्यादा बदसूरत है, लेकिन चर्चा हमेशा उसी की होती है। खबरों में हमेशा वही होता है और वो तालिबान का अफगानिस्तान होता है। और अब वही तालिबानी अफगान अमेरिकी फौज के वापस लौटने के बाद फिर से भयावह स्वरूप के तौर पर आकार लेने लग गया है। दावा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 80% इलाकों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के लड़ाके राजधानी काबुल के बाहर पहुंच गए हैं। कंधार के आसपास भी तालिबानियों ने घेरा बना लिया है। सरकार की पकड़ कमजोर हो रही है और तालिबान मजबूत होता जा रहा है। और उसी मजबूती का एक नमूना था कि ईद के नमाज के दिन राष्ट्रपति अब्दुल गनी के घर के पास रॉकेट से हमला कर दिया गया। सब नमाज के सजदे थे। तालिबान काबुल में रॉकेट गिरा रहा था।
अपनी मौजूदगी का एहसास सरकार को करा रहा था, दुनिया को करा रहा था, लेकिन वहां से कोई हिला नहीं तो राष्ट्रपति ने भी कहा यही. چند راکت مندازن خیال میکنن که راکت ما را موجود از خود ساخت که نماز ترک کنیم. دیگه این پس از جای شور خود این کشور را با راکت گرفتن نمیتونیم، این کشور قلب میکنه. यानी अफगानिस्तान की सरकार अडिग है. वो कहती है हम डरते नहीं, लेकिन एक सच तो ये भी है कि पाकिस्तान की मदद से तालिबान लगातार अफगानिस्तान में अपने आप को मजबूत करता जा रहा है और फिर से अपनी सरकार बनाने की स्थिति में आता जा रहा है. एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में तालिबान का राज चाहता है और हिंदुस्तान अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार चाहता है. अच्छा देखिए, यही फर्क है आतंक परस्त पाकिस्तान और हमारे देश हिंदुस्तान में. अफगानिस्तान से भारत आए आप किसी भी शख्स से बात कर लीजिए, वो आपको ये बताएगा कि जितनी मुखालफत हिंदुस्तान पाकिस्तान की करता है ना, दरअसल उससे कहीं ज्यादा नफरत अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान से करते हैं. और इसकी वजह सिर्फ एक है, क्योंकि दोनों ही ये जो देश हैं, चाहे हिंदुस्तान हो या अफगानिस्तान हो, ये पाकिस्तान परस्त आतंक से परेशान है. आतंक की त्रासदी होती क्या है उसे अफगानिस्तान ने झेला भी है, समझा भी है और समझ भी रहा है. और फिर से एक बार ऐसा लगने लगा है कि अफगानिस्तान साल 2000 से पहले की स्थिति की ओर बढ़ने लगा है. वो दौर तब का था जब पागल भेड़ियों की तरह हाथ में बंदूक लिए तालिबान के आदमखोर सड़कों पर लफंगों की तरह घूम रहे थे, गोलियों से लोगों को भून रहे थे. अफगानिस्तान की अस्मत को नोच डाला था. राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को सरेआम मौत के घाट उतार दिया था. उनके पोस्टरों को सड़कों पर फाड़ दिया था. 90 का दशक खत्म होते होते अफगानिस्तान पर तालिबान का राज था और 21वीं सदी की शुरुआत में तालिबान का ही सिक्का अफगानिस्तान में चलने लगा और उसी की जमीन पर एक प्लान बनता है जो सुपर पावर अमेरिका को हिला देता है. दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला. 9/11 के इस हमले के बाद अमेरिका विध्वंस की ज्वाला से जल उठा. बदले की चिंगारी उसके सीने में धधक रही थी और फिर क्या था, उसने मांग लिया सिर ओसामा बिन लादेन का, अल-कायदा वाले ओसामा बिन लादेन का. अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने ओसामा को सौंपने से मना किया तो अमेरिका आग बबूला हो गया. पूरे दल बल के साथ वो कूद पड़ा अफगानिस्तान की उस धरती पर जिसे कोई जीत नहीं पाया था और ठाना यही था कि इस बार तालिबान को साफ करके ही दम लेंगे. 2001 के हमले के बाद अमेरिकी फौज जब अफगानी सरजमी पर पहुंची थी तो सोचा यही था कि जो काम सोवियत संघ नहीं कर पाया वो काम अमेरिका कर देगा. लेकिन सत्य वचन यह है कि अफगानिस्तान की दुर्गम परिस्थितियों और तालिबानियों से अमेरिका जीत नहीं पाया. अलबत्ता इस अफगान युद्ध में अमेरिका के 73 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए. अमेरिका के 2300 से ज्यादा सैनिक मारे गए. इतना ही नहीं, 20,000 से ज्यादा जवान अफगान युद्ध में घायल हुए. अच्छा, नाटो के तौर पर ब्रिटेन जो इस युद्ध में शामिल था उसके भी 450 जवान शहीद हो गए और नतीजा ये कि अमेरिका को बेरंग खाली हाथ अफगानिस्तान से वापस लौटना पड़ा है. और वापसी का फैसला तो राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप ने खुद किया था. I'll be meeting personally with Taliban leaders in the not too distant future. I really believe the Taliban wants to do something to show that we're not all wasting. अमेरिका के इस फैसले के साथ एक बात तय हो गई थी कि पिछले 50 सालों से शांति के लिए संघर्ष कर रहे अफगानिस्तान में कुछ नहीं बदला. बंदूकों के साए में पीढ़ियां जन्म लेती गई, कुछ हथियार उठा लेती हैं, कुछ को उन हथियारों से लड़ने के लिए हथियार उठाना पड़ता है.
और इस तरह से जिंदगी और मौत का संघर्ष हर वक्त हर घड़ी चलता रहता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान सेना तालिबान से लड़ती रहती है और इन सब का एक क्रूर सच ये कि इसमें भुगत अफगानिस्तान की आम जनता रही। पिछले 20 सालों में 60,000 अफगानी सैनिक शहीद हुए हैं आपसी संघर्ष में। 1,11,000 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हुई और करीब 90,000 अफगान लड़ाके भी मारे जा चुके हैं। और अब आगे की राह उससे भी खतरनाक दिशा में बढ़ चुकी है, जिसको पाकिस्तान पनाह दे रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान का यदि प्रभाव बढ़ता है तो इससे भारत के सुरक्षा संबंधी हित और भारत के आर्थिक हित भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, उन पर खतरा आ सकता है। भारत की एम्बेसी, भारत के काउंसलेट्स, भारतीय जो वर्कर्स अफगानिस्तान में कार्य कर रहे हैं, भारत के जो डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो खतरे में आ सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान है जो आतंक को बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान है जो हर कीमत पर चाह रहा है कि अफगान सरकार का इकबाल बुलंद रहे। और यह अफगानिस्तान जानता है कि उसका सच्चा साथी हिंदुस्तान है, और शायद इसीलिए कल अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह ने 1971 की बांग्लादेश वाले सरेंडर की तस्वीर साझा कर पाकिस्तान को उसे उसकी औकात में रहने की सलाह दे दी और लिखा यही कि हमारे इतिहास में ऐसी कोई तस्वीर नहीं है और न कभी होगी। हाँ, मैं कल 1 सेकंड के लिए धमाके से हिल गया था क्योंकि एक रॉकेट ऊपर से आया था और कुछ मीटर दूर गिरा था। प्रिय पाक ट्रोलर, तालिबान और आतंकवाद इस तस्वीर के आघात को ठीक नहीं कर पाएंगे, दूसरे तरीके खोजो। यानी पाकिस्तान की नब्ज को कल अफगानी उपराष्ट्रपति ने मरोड़ कर रख दिया और उसके लिए सहारा हिंदुस्तान की विजय की तस्वीर का लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुस्तान उनका साथी है और अफगानिस्तान के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी प्रतिबद्ध रहे हैं। अफगानिस्तान में आतंकवाद के कारण बढ़ती हुई अस्थिरता हमारी समान चिंता का विषय है। भारत और अमेरिका दोनों ने ही अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और इसकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम अफगानिस्तान में शांति तथा स्थिरता के उद्देश्य पूर्ति के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के क्लोज कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन तथा कोऑर्डिनेशन बनाए रखेंगे और साल दर साल अफगानिस्तान को विकास की राह पर ले जाने के लिए हिंदुस्तान ने पुरजोर कोशिश भी की। 2017 में भारत ने 20,000 करोड़ की मदद अफगानिस्तान को की। 2019-20 में अफगानिस्तान से 11,175 करोड़ का व्यापार भी किया। नवंबर 2020 में 150 नई परियोजनाओं का ऐलान किया और वहां की अफगानी संसद का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने खुद किया। लेकिन तालिबान अब मजबूत हो रहा है, वो धीरे धीरे अफगानिस्तान को अपनी आगोश में ले रहा है और ऐसे में हिंदुस्तान के व्यापारिक नुकसान की पूरी गुंजाइश है। चाबहार पोर्ट के माध्यम से भी भारत अफगानिस्तान में अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यदि तालिबान का अंधकार में शासन फिर से स्थापित हो जाता है तो जाहिर है कि भारत के ये जो डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो अधर में पड़ सकते हैं। तो फिर अंत में सवाल यही रह जाता है कि नुकसान को कम कैसे किया जाए। उसी कोशिश में दोनों तरफ से देश लगे हुए हैं, क्योंकि तालिबान का राज आने का मतलब है कि पाकिस्तान का मजबूत होना। पाकिस्तान के मजबूत होने का मतलब है कि चीन का अफगानिस्तान की धरती पर पहुंचना, उसकी खनिज संपदा को हड़पना। लेकिन हिंदुस्तान उसके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। 27 जुलाई को अफगान आर्मी चीफ हिंदुस्तान आएंगे, NSA डोभाल के साथ तालिबान को हराने की रणनीति बनाएंगे और उसी रणनीति पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और सत्यवचन में अब राजनीति के मैदान से बड़ी खबर है। राजनीतिक तौर पर भले ही ये कहा जा रहा हो कि पंजाब में सिद्धू के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह लड़ाई हार गए, लेकिन कैप्टन का जोश देखिए जरा, कम नजर नहीं आ रहा है। गुरुवार को सिख रेजिमेंट की पलटन 2 के साथ सिख के सम्मान समारोह में 80 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह जबरदस्त जोश में नजर आए। जवानों का हौसला बढ़ाया, उनके साथ थिरके। रेजिमेंट के जवानों के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप देख रहे हैं। चंडीगढ़ में रेजिमेंट के 175वें समारोह में कैप्टन ने शिरकत की और
कैप्टन का जो जोश नजर आया इस दौरान वो सुर्खियां बटोर रहा है। कल कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी में शामिल भी होंगे। कहा यह जा रहा है कि इसके लिए उन्हें प्रियंका गांधी ने तैयार किया है। खासतौर से इस समारोह में शिरकत करने के लिए प्रियंका गांधी ने उन्हें फोन किया, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह तैयार हो गए और नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी बतौर कांग्रेस पंजाब अध्यक्ष उसमें वो शिरकत करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।